अब मैं इसी के दूसरे पार्ट की बात करूँ, वो है नॉन रिजिड रोटेटर या रोटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अपना HCl मॉलिक्यूल अभी तक जो घूम रहा था, ये जो डिस्टेंस थी वो रिजिड थी, लेकिन अब क्या है, नॉन रिजिड हो गई। तो ये घूमेगा तो हमें एक सिंपल सी बात होता है कि हम कोई अगर अपने हाथ में रस्सी पकड़ के घुमाएंगे और उसके एंड के ऊपर कोई पत्थर बांध देते हैं, जो हम पहले करते थे, तो वो घूमता हुआ क्या करेगा, उस कोशिश करेगा वो पत्थर उस जो रस्सी है उसको मैक्सिमम खींचे। ठीक है ना, तो इस जो रस्सी है वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और पत्थर है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो हम इसी टाइप से कंसिडर करते हैं कि जब ये घूमता है ना, तो घूमते घूमते इसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि डेल्टा ई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/आई के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/में म्यू आर नोट स्क्वायर के। तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर नोट स्क्वायर के। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रोटेशनल कांस्टेंट घटेगा और डेल्टा ई भी घटेगी। ठीक है, तो ये घट जो रहा है ये किस वजह से घट रहा है, तो ये एक फैक्टर आता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, मतलब जो रस्सी घूम रही है या फिर ये घूम रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो एक फोर्स यहाँ पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो इसको दूर तक ले जाता है। तो जो वही फोर्स होता है, वो फोर्स ही इस क्या करता है, इस एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। उसी की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो वो उस फोर्स के अंदर जो फैक्टर आता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में जो अब एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है बी जे+1 माइनस डी J² का होल स्क्वायर। ये अपने पास एनर्जी नहीं आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे डी है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है h² 32π⁴ I² और C और R स्क्वायर और के। यहाँ पे ये है कि फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये अपने पास नया कांस्टेंट निकल के आ गया है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर हम इसमें डालते हैं तो अपनी वैल्यू जो आएगी वो आएगी जूल में। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको HC से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास जो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। तो इस टाइप से हमें पता चल गया कि जो रिजिड रोटर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन रिजिड रोटर। तो अपने पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है वो इस टाइप का बनता है फॉर रिजिड रोटर और फॉर नॉन रिजिड रोटर। अगर हम कंपेयर करें तो ये बनेगा 0, 2B, 6B, 12B, 20B। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, फिर ये 2B, फिर ये 6B, फिर ये 12B और फिर ये 20B। लेकिन ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसका ध्यान रखना बस। तो जो एनर्जी है वो हल्की सी कम होके आएगी, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की वजह से। उसी की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है और अपने पास एनर्जी घटती हुई है। तो अगर हम इसका स्पेक्ट्रल डायग्राम बनाए तो इस टाइप से बनेगा 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। यहाँ पे हम बनाए तो 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। तो ये इससे कम होती है हल्की। इस टाइप का अपने पास डायग्राम बन जाता है फॉर नॉन रिजिड रोटर के केस के अंदर। ठीक है, अब हम निकालते हैं ट्रांजिशन एनर्जी। और हमें पता है अपने पास एनर्जी लेवल है J+1 और अपने पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू BJ+1 माइनस DJ² J+1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम निकाल के दिखाया था फॉर रिजिड रोटर। अब आप ये निकाल के दिखाओगे, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो अपने पास दो फैक्टर हैं। फर्स्ट है वो है बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हमने यूनिफाइंग प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, n अपर अपॉन में n लोअर इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, e की पावर माइनस डेल्टा E अपॉन में KT।
ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमें पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पॉपुलेशन घटती जाती है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगा ट्रांजिशन वहीं सबसे ज़्यादा होंगे, ऊपर जाएंगे तो ट्रांजिशन और कम होते जाएंगे, पॉपुलेशन घटती जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं जो अपने पास स्पेक्टर आता है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम एनर्जी लेवल अपर में जाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे फैक्टर की तो होता है डीजनरेसी। डीजनरेसी क्या होती है, एक ही एनर्जी लेवल की अलग अलग स्टेट होती हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, इसकी फॉर्मूला होता है वो होता है जी जे इज इक्वल्स टू 2J+1। ठीक है, जे की बात करूँ 0 तो इसका आएगा 1, जे की बात करूँ 1 तो इसका कितना आएगा 3। तो मैं बात कर लेता हूँ कि 3 टाइप से अलग अलग टाइप से रोटेट कर सकता है अपना मॉलिक्यूल। हो सकता है कि अपना HCl है वो इस टाइप से रोटेट कर रहा हो, तो वो इस टाइप से भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो डीजनरेसी अलग अलग टाइप की होती है, स्टेट होती है एक टाइप से। तो जितनी ज़्यादा डीजनरेसी होंगी अपनी जो स्टेट उतनी ही ज़्यादा स्टेट होंगी, जितनी ज़्यादा डीजनरेसी होगी इतनी ज़्यादा स्टेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ के आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग डीजनरेसी के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल लाइन है वो बढ़ती हुई आनी चाहिए जैसे जैसे डीजनरेसी बढ़ती है। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी इसके अंदर इंटरफेयर करता है कि पॉपुलेशन तो घट रही है, डीजनरेसी बढ़ने से क्या होगा। तो होता क्या है कि दोनों को हम कंबाइन करके चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डीजनरेसी को। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है कि पहले तो इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर डिक्रीज़ कर जाती है। इस टाइप से हम रिलेटिव इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक चीज़ और, डीजनरेसी जो होता है वो होती है उसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड जो होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगले अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो होता है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट के अंदर जो अपनी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एनर्जी लेवल है वो जो स्प्लिट कर जाते हैं। स्प्लिट करने के बाद क्या होता है कि वही डीजनरेसी जनरेट हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल स्प्लिट कर गए, टूट गए, ब्रेक कर गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इसका भी फॉर्मूला वही होता है जी जे इज इक्वल्स टू 2J+1, ये डीजनरेसी का फॉर्मूला होता है। तो अब हम सिंपल क्या कहेंगे कि अपने पास स्टार्क इफेक्ट क्या कहता है, स्टार्क इफेक्ट कहता है कि अगर डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो रोटेशन फास्ट होंगे, और डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है तो जो है वो स्लो हो जाएंगे रोटेशन। ठीक है, और उसमें भी स्टार्क इफेक्ट हम 2 टाइप का पढ़ते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर एक सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो स्टार्क इफेक्ट होता है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट होता है वो होता है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में, और जो सेकंड ऑर्डर वो दिखाते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड ऑर्डर में इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस टाइप से हम स्टार्क इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं।